HDFC म्यूचुअल फंड का एक नया NFO लॉन्च हुआ है, दैट इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। तो आज इसी को लेकर मैं समझ रहा आप सबके लिए इसके रिव्यू लेकर के आया हूं। पैसा निवेश करने से पहले इन रिव्यूज को जरूर देखें। इस वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि क्या ये फंड आपके लिए बना है या नहीं बना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फंड का पूरा रिव्यू। आज हम बात करने जा रहे हैं HDFC म्यूचुअल फंड के नए फंड की, NFO की। NFO दैट मीन्स न्यू फंड ऑफर, जो कि मार्केट में अवेलेबल है एट द रेट ऑफ ₹10 ओनली। तो 10 रुपए के रेट पे ये अवेलेबल है, परचेज कर सकते हैं इसको हम, ठीक, आइदर फ्रॉम योर डिस्ट्रीब्यूटर और फ्रॉम ढींगरा एसोसिएट बसाती नहर हल्द्वानी। तो रिव्यू करते हैं इसका। फंड का नाम है HDFC बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। तो बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड है क्या। तो जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस। तो जब बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस की बात करते हैं तो ये एक पूरा का पूरा सेक्टोरल फंड है। सेक्टोरल फंड्स क्या होते हैं? जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर है कहां से कहां तक। तो बात करते हैं बैंकिंग की। तो सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर की, तो लोगों के माइंड में केवल और केवल एक ही जवाब आता है कि बैंक्स, जस्ट लाइक HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, SBI, ठीक, एंड मैनी मोर। ठीक, तो बात करेंगे फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसमें बैंकिंग के अलावा भी और सारी चीजें हैं, जस्ट लाइक NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस एंड कैपिटल मार्केट। तो जो भी पैसा रेज होगा किसमें, HDFC के नए NFO में, वो कहां पर इन्वेस्ट होगा? वो सारा का सारा इन्वेस्ट होगा बैंक्स में, NBFCs में, हाउसिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशंस में, लाइफ इंश्योरेंस में, नॉन लाइफ इंश्योरेंस में और कैपिटल मार्केट में। तो वीडियो के अंत में मैं ये भी बताऊंगा कि ये फंड्स किसके लिए बेटर है, किन लोगों को इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए और किन को इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बात करते हैं कंपैरिजन की। तो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड USA। तो अगर मैं बात करूं कि बैंक क्रेडिट टू द नॉन फाइनेंशियल कॉर्पोरेट्स को कितना बैंक क्रेडिट जाता है? इंडिया में 57%, तो USA में 81%। छोटी छोटी चीजों से बात कर लेते हैं। पर्सनल लोन की अगर मैं बात करता हूं तो केवल 3% GDP का पर्सनल लोन में जाता है इंडिया में, जबकि USA में ये 14% है। तो अभी हमारा जो मार्जिन है वो बहुत कम है इंडिया में सभी चीजों का। इसकी बढ़ने की बहुत ज्यादा आशंकाएं हैं, जिस कारण से इस फंड में ग्रोथ की बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। बात कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड की। तो केवल 5% ही PFC का हिस्सा ऐसा है जो क्रेडिट कार्ड यूज करता है, लेकिन USA में ये 26% है। ठीक, बात करें MF की, तो अभी भी जो टोटल GDP का केवल 12% ही म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट होता है, जो कि USA में 120% है। ठीक, बात करें सम एश्योर्ड की, डिजिटल ट्रांजैक्शंस अभी हमारे देश में बहुत ज्यादा बढ़ी हैं, तब जाके ये 52% हुआ है, जो कि USA में 56% है। नॉन लाइफ प्रीमियम्स हम केवल 1% लेते हैं, ठीक, लेकिन जो कि USA में 9% है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का स्कोप अभी भी इंडिया में बहुत कम है, ठीक, और इसको बढ़ना है धीरे धीरे करके, जो हमारे फंड की वैल्यू को इंक्रीज कर सकता है। बात करते हैं टेक्नोलॉजी के चेंजेस से हमारे फंड पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो बहुत सारी योजनाएं आई, ठीक, जिस कारण से टेक्नोलॉजी का एडॉप्शन हुआ। स्पेशली कोविड के केस में लोगों ने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया। अब टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने से क्या हुआ? जैसे जैसे उन्होंने टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, ठीक, बैंकिंग ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजिकल हो गई। आज हम कहीं जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं? फोन पे का यूज करते हैं, गूगल पे का यूज करते हैं, ठीक है। सारी की सारी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू होती है। ठीक, तो ये हमारी जनधन योजना थी। ठीक, जनधन योजना लॉन्च होने के बाद क्या हुआ? आधार मोबाइल IAM बने, ठीक, बहुत सारे लोगों का पैसा बैंक अकाउंट में आया। DBT सिस्टम हुआ। DBT सिस्टम इज डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक, लोगों को क्या हुआ? गवर्नमेंट से सीधे एड मिलने लगी, जिससे कि लोगों के बैंक बैलेंस बढ़ने लगे और एक सेविंग का कल्चर इंडियन बैंकिंग सिस्टम में बढ़ने लगा।
टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई, यूपीआई बढ़ी, मोबाइल बैंकिंग बढ़ी, ठीक, आईएमपीएस बढ़े, जिस कारण से सेविंग जो ही बढ़ी और हमारा बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव कर रहा है। बात करते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से। तो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस से हमारी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बड़ी हैं, ठीक। स्टार्टिंग से बात करेंगे, फाइनेंशियल ईयर 2013 में केवल 35% ही डिजिटल पेमेंट होती थी, ठीक। उसके बाद हमारी 2014 में 39%, जो कि धीरे धीरे बढ़ने में है, और आज की डेट में मैक्सिमम 16.5% तक हम क्या करते हैं, डिजिटल पेमेंट इंडिया में होती है। दिस इज द डेटा ऑफ 2021। तो डे बाय डे, ठीक, वंस इट इज 3.5%, 3.9%, और अब जाकर के 16.5% हो गई है, जो कि डिजिटल पेमेंट की लगातार वृद्धि हो रही है, ठीक। बात करेंगे इंश्योरेंस सेक्टर की, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर भी इससे रिलेटेड है, ठीक। तो इंश्योरेंस सेक्टर में इंडिया में हम सबको पता है कि इंडिया जो है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, और लार्जेस्ट पॉपुलेशन कंट्री बन जाएगी बाय द ईयर 2030, ठीक। डे बाय डे अभी जो हमारा वर्किंग पॉपुलेशन का स्कोप है वो 631 है, ठीक, और धीरे धीरे ये बढ़ रहा है। केवल 15% की रिक्वायरमेंट है, 2030 तक हम 727 तक पहुंच जाएंगे, ठीक। इंश्योरेंस सेगमेंट की बात करें तो बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग सेक्टर है ये हमारा, ठीक, जिसमें अभी भी बहुत ज्यादा लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। और स्पेशली कोविड के बाद से जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो बढ़ा है, लोग मेडिक्लेम की तरफ, हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ, टर्म प्लान की तरफ ज्यादा जागरूक हुए हैं, ठीक। तो पर कैपिटा प्रीमियम इज ऑलमोस्ट अमंग द लोएस्ट ग्लोबली। तो हमारी जो पर कैपिटा प्रीमियम है वो केवल 19% ऑफ द जीडीपी है, और जो कि सिंगापुर, जापान, यूएसए, मलेशिया, साउथ कोरिया और थाईलैंड जैसी कंट्रीज से बिल्कुल लोएस्ट पे है। तो आखिर में ये सब चीजें क्यों डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये सब आती हैं बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस में। बात करेंगे कि पोटेंशियल लिस्टिंग क्या है। अभी ऐसी कौन कौन सी लिस्टिंग, कौन कौन से आईपीओ आने वाले हैं जो हमारे इस फंड को इफेक्ट कर सकते हैं। तो बात करें अगर हम अपने आईपीओ की, तो कंपनीज कैपिटल मार्केट में इंटरफेयर करने वाली हैं, जैसे आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड और एनएससी, जरोदा एंड अपस्टॉक, इन सबका आईपीओ आने वाला है, जो कि हमारे इस फंड के लिए एक पावर बूस्टर की तरह काम करेगा। इसी के साथ साथ कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अभी तक केवल टेक्नोलॉजी में थी, जिनको हम फिनटेक के, फाइनेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी कहलाती है फिनटेक। तो फाइनेंस टेक्नोलॉजी में थी, अभी धीरे धीरे अपना आईपीओ लाएंगी, जैसे पेटीएम, फिनलैब्स, रोजपे, पॉलिसी बाजार, ठीक, भारतीय बिल्डेक्स, ठीक, भारत पे, मोबिक्विक। तो ये सब ऐसी कंपनीज हैं जो इनके लिए, जिनका आईपीओ आते ही हमारा बैंकिंग सेक्टर फंड, जो कि एक सेक्टोरियल फंड है, ये इंप्रूव करेगा। इंश्योरेंस सेक्टर की बात करें, ठीक, तो इंश्योरेंस सेक्टर डे बाय डे ग्रो कर रहा है, और पीपल आर अवेयर कि धीरे धीरे हमें क्या करना है, धीरे धीरे हमें इंश्योरेंस को कोप अप करते हुए चलना है। इंश्योरेंस अब लोगों की नीड बन चुका है, ठीक। लैंडिंग की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आधार हाउसिंग फाइनेंस, ठीक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये सब बैंक्स नेशनलाइज्ड बैंक हो जाएंगे धीरे धीरे करके, और हमारे फंड को इसका बेनिफिट मिलेगा। बात करते हैं वाई बीएफएसआई। बीएफएसआई इज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री। बात करते हैं वाई बीएफएसआई, तो जीडीपी ग्रोथ हैज बॉटम आउट एंड रीबूस्ट द इकोनॉमिक ग्रोथ इज लाइकली टू इन फाइनेंशियल ईयर 2020। कुल मिला के कारण क्या है, कुछ कारण ऐसे हैं कि मैसिव डिजिटलाइजेशन हुआ। मैसिव डिजिटलाइजेशन होने की वजह से जो भी रोटेशन हो रहा है मनी का, वो बैंकों के थ्रू हो रहा है, और बैंक्स के थ्रू रोटेशन होने से बैंकों की इनकम बढ़ी है, ठीक। इंटरेस्ट रेट लोअर साइड पे है, ठीक, जिससे कि रिटेल कस्टमर्स का पार्टिसिपेशन कैपिटल मार्केट में बढ़ रहा है, ठीक। इंश्योरेंस सेक्टर्स को पोस्ट पैंडेमिक बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक, और वो हालांकि इंश्योरेंस सेक्टर ने क्लेम सेटलमेंट भी बहुत ज्यादा किए हैं, लेकिन पोस्ट पैंडेमिक लोगों में जागरूकता बढ़ गई है कि उनके पास इंश्योरेंस होना ही चाहिए।
Many new companies are set to list over next couple of years and have good potential. बहुत सारी कंपनीज अभी वेटिंग लाइन में है, ठीक, और उनका पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़ रहा है। बात करेंगे इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के बारे में। तो इस फंड की इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी क्या है? मल्टी कैप स्ट्रेटेजी है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों में पैसा इन्वेस्ट करेगा ये फंड और मल्टी कैप स्ट्रेटेजी पर ऑपरेट करेगा। फोकस ऑन डाइवर्सिफिकेशन एंड लो कोरिलेशन। तो बात करते हैं, अपने सेक्टर में पूरा 100% डाइवर्सिफाई रहेगा। अगर ये फंड चाहता है तो ये 20% तक अदर सेक्टर्स में भी जा सकता है, डिपेंड अपॉन द फंड मैनेजर्स कॉल। अदरवाइज 100% ये क्या रहेगा? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में रहेगा। नए आईपीओस पर फोकस करेगा, ठीक, नए आईपीओस पे, नई लिस्टिंग पे फोकस करेगा, ठीक, और प्री आईपीओ पार्टिसिपेशन में भी हेल्पफुल रहेगा, जो कि एक बहुत बड़ा पावर बूस्टर रह सकता है फंड की परफॉर्मेंस को लेकर के, ठीक। फोकस ऑन लीडर्स। देयर आर सर्टेन बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस व्हिच वर्क एज अ लीडर। जैसे कि अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर में दो बैंकों की, चाहे वो एचडीएफसी हो, चाहे वो आईसीआईसीआई हो, ये दोनों बैंक, ठीक, एक लीडर की तरह काम कर रहे हैं, ठीक। तो उन बैंक्स पर फोकस रहेगा, ठीक। और किसी भी चीज में, चाहे इंश्योरेंस सेक्टर हो, चाहे कोई अदर सेक्टर हो, बैंकिंग और फाइनेंशियल रिलेटेड जो भी सेक्टर होगा, ठीक, ये क्या करेगा? उनके लीडर्स पर फोकस करेगा। सेकुलर ग्रोथ रेटिंग रहेगी, ठीक। कंपनीज विच आर लाइकली टू विटनेस स्टडी एंड सेकुलर ग्रोथ, ठीक, उन पे पैसा इन्वेस्ट रहेगा। इक्वली फोकस्ड रहेगा। कंपनीज विच आर लाइकली टू सी हैव प्रॉफिटेबिलिटी एंड हैव पोटेंशियल टू बीइंग री-रेटेड, जो कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट करने लायक होंगी, उनमें यह फंड पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो आगे बात करते हैं कि इस प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या हैं। तो नेम तो हमने डिस्कस कर ही लिया, एचडीएफसी बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड। टाइप ऑफ स्कीम एक ओपन एंडेड है, ठीक, सेक्टोरियल फंड है। एनएफओ का पीरियड है 11 जून से लेकर 25 जून तक। आगे बात करेंगे इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक। इन्वेस्टमेंट का ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एप्रिसिएशन, बट ध्यान दीजिएगा ये कैपिटल एप्रिसिएशन लॉन्ग टर्म है। जिन लोगों का एम 3 to 5 ईयर्स हो, वही लोग इस फंड में पैसा इन्वेस्ट करें। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के लिए 1 साल के लिए इस फंड में पैसा इन्वेस्ट ना करें, ठीक। इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन दोनों अवेलेबल हैं, ग्रोथ भी और डिविडेंड भी, दैट इज नाउ IDCW। तो IDCW ऑप्शन भी अवेलेबल है, जिसको हम पहले क्या कहते थे? डिविडेंड ऑप्शन कहते थे। एनएफओ में मिनिमम अमाउंट है 5000, ठीक। कोई एडिशनल परचेज करना चाहता है तो है 1000, अदरवाइज 5000 की मिनिमम एंट्री लिमिट है। इससे आगे बढ़ते हैं लोड स्ट्रक्चर में। तो एंट्री लोड की अगर बात करें तो एंट्री लोड नॉट एप्लीकेबल है, कोई भी एंट्री लोड नहीं है। एग्जिट लोड की अगर बात करते हैं तो एग्जिट लोड 1% रहेगा, ठीक, और वो भी 1% कब तक रहेगा? इफ द फंड्स आर टू बी विड्रॉन आउट बिफोर 1 ईयर। अगर हम डेट ऑफ अलॉटमेंट के 1 साल के बाद कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं तो उसमें कोई भी एग्जिट लोड नहीं करेगा। बेंचमार्क इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इसका बेंचमार्क इंडेक्स होगा निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस, ठीक, टोटल रिटर्न इंडेक्स। TRI को हम इसका क्या मानेंगे? बेंचमार्क इंडेक्स मानेंगे। और फंड्स अपने आप में एक सेक्टोरियल फंड होने के कारण, बैंकिंग सेक्टर के अंडर वैल्यूएशन के कारण, ठीक, एक बड़े ही राइट टाइम पर HDFC म्यूचुअल फंड ने इसको लॉन्च किया। थैंक यू।